अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक, और हमारी दुआ है और तवक्को है कि इस बाबरकत महीने में और इस मुकद्दस महीने में हमारे लिए आसानियां हों, और सबसे बढ़कर ये जो कोरोना वायरस की वबा है इससे हमें निजात मिले। लेकिन जाहिर है दुआ के साथ दवा करना भी बहुत ज़रूरी है, और इस सिलसिले में आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2-3 अहम इश्यूज़ पर बात की उन्होंने। और जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है तो उन्होंने जो कल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिक्र किया था कि अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि केसेस को ट्रेस करना है, ट्रैक करना है और क्वारंटीन करना है। ये स्ट्रेटजी है, और सिर्फ उन्हीं इलाकों को बंद किया जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा तादाद होगी केसेस की, बाकी जगहों पे उस तरह से लॉकडाउन नहीं होगा। दूसरी जो DGISPR ने आप कह लें कि एक अपनी असेसमेंट भी शेयर की कि जो पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन थी इब्तदाई कि अब तक कितने केसेस हो सकते हैं, तो उस लिहाज से DGISPR का कहना है कि वो जो अभी तक की तादाद है कोरोना वायरस की पाकिस्तान में, वो उन प्रोजेक्शन से कम है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। उनका कहना है कि अगले 2 हफ्ते बहुत क्रिटिकल हैं, और इस लिहाज से उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो हुकूमत से ताउन करें, बेहतर है अपने घरों में रहें और अपने घरों को ही इबादत गाह बनाएं, वहां पर ही नमाज रोजा करें। तो शहबाज, यकीनन एक क्रिटिकल फेज है। जाहिर है कि ये बात जो DGISPR कह रहे हैं कि जो हमारी असेसमेंट थी कि अभी तक शायद कितने केसेस होते, उस लिहाज से तो कम है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि WHO ने भी इस हवाले से कुछ असेसमेंट्स दिए हैं जो बड़ी मेरे ख्याल में खतरनाक है, मुझे तो कहना चाहिए। आप ठीक बात कर रहे हैं। एक जो ये कह रहे हैं ना कि हमारी असेसमेंट से कम आ रहे हैं नंबर्स, उसकी एक वजह ये भी कि पाकिस्तान में जो टेस्टिंग है वो बहुत कम हो रही है। पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस लिहाज से जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जो WHO के DG हैं उनकी तरफ से भी कल एक बयान आया है कि पाकिस्तान को इफेक्टिव जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे। उन्होंने ये इस खदशे का इजहार किया है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो हो सकता है कि मिड जुलाई तक जो केसेस हैं अफेक्टेड कोरोना केसेस के पाकिस्तान के, वो कोई 2 लाख तक बढ़ सकते हैं। और अभी भी पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि 154 जो है वो इजला है पूरे मुल्क के अंदर, और उन्होंने कहा कि 115 इजला के अंदर ये वायरस फैल चुका है। जो ज्योग्राफी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा बनता है। तो एक बड़ी सीरियस एक सूरत हाल है। कामरान साहब, इसमें मेरे ख्याल में हुकूमत को जो चीज़ करने की जरूरत है, एक वाज़ेह पैगाम देने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, हमें इसके साथ जिंदा रहना है, हमें इसके साथ जिंदा रहने की कोशिश करनी है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। उसके साथ ही वो जो मेजर जो फौरी आपको लेने चाहिए वो आप नहीं ले रहे। मसाजिद के इशू के ऊपर हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रही है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से जो एक अपील हुई है उसको गौर करना चाहिए, और कुछ जो सियासी शख्सियात हैं उनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं ये किसी के कहने के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ये डॉक्टर्स की जो आपने बात की, ये पूरी दुनिया में अब ये हो रहा है कि जो डॉक्टर्स का नुक्ता नजर है ना कोरोना वायरस को लेकर के, उसको अहमियत दी जा रही है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत को किसी सियासी शख्सियत या कोई और शख्स आपको जो भी राय दे उसको एक तरफ रखें, वो बेशक इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उलमाए कराम हों, उनको जरूर आप एतमाद में लें, लेकिन इस वक्त डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, आप उनकी राय को अहमियत दें। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, आप लॉकडाउन ना करें। अगर वो कहते हैं कि जी लॉकडाउन में सख्ती करनी चाहिए तो आपको लॉकडाउन में सख्ती करनी चाहिए। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है शायद बहुत से लोगों को अभी समझ भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल में जब इसको अमल दरामद इस पर करने जाएंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने जिक्र किया कि 115 इजला में ऑलरेडी ये वायरस मौजूद है, तो आप किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लैरिटी की जरूरत है मेरे ख्याल में। एक और इशू जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, वो जो भारत की तरफ से खिलाफ वर्जी मुसलसल हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल की, और गालिबन उन्होंने कहा कि 456 जो केस ऐसे सीज फायर वायलेशन के केसेस सामने आए जब से 26 फरवरी से पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस आया। तो ये कुछ कामरान इसके ऊपर एक्टिविटी भी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कल जो इसके जो ISI के हेडक्वार्टर हैं कल उन्हें दौरा किया। ये क्या चल रहा है इस फ्रंट के ऊपर? देखें, ये आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले आज जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत उनका इजलास हुआ, और इसमें 3 एजेंडे थे, और जिस पर हम पहले कोरोना वायरस पे तो बात कर चुके हैं। एक यही जो भारत के साथ आपकी इस वक्त कशीदगी है, आपने जिक्र किया कि 456 जो है सीज फायर की वायलेशन हुई है जब पाकिस्तान में 26 फरवरी को कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। और उसके बाद ये शायद पाकिस्तान के पास जो कुछ मेरे रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स हैं या दूसरे जो एहलकार हैं उनसे बात हुई है
پاکستان کا خدشہ ہے کہ شاید کرونا وائرس کی آڑ میں امریکہ جو بھارت ہے وہ کچھ جارحیت کر سکتا ہے, کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے, کیونکہ ماضی میں شاید ہم اوور کانفیڈنٹ تھے کہ دیکھیں الیکشن سے پہلے کچھ ریٹرک اور ہوتی ہے, لیکن الیکشن کے بعد شاید نریندر مودی ڈفرنٹ شخصیت بن کے سامنے آئیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 ہو یا بالا کوٹ والا واقع ہو, تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کسی قسم کا کوئی چانس نہیں لے رہا. جو سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے ISPR کی طرف سے, اس میں آرمی چیف کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے تمام کمانڈرز کو کہ وہ بارڈرز پر چوکنا رہیں. اور آپ نے ذکر کیا کہ جو عمران خان صاحب ISI کے ہیڈ کوارٹر گئے تھے, آرمی چیف بھی ان کے ساتھ موجود تھے, باقی قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی. تو مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کا ایک ایجنڈا یہی تھا کہ شاید بھارت کرونا وائرس اپنی جگہ پہ کوئی اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے, تو اس سلسلے میں وہ اپنی حکمت عملی جو ہے پاکستان وہ تیار کر رہا تھا. اور میسج بڑا کلیئر ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس سے لڑنا ہے اور دوسری طرف اگر بھارت کی طرف سے کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس سے پوری طرح نمٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. کامران صاحب, یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. دنیا جو ہے ناظرین اس وقت ایسی صورتحال سے گزر رہی ہے جہاں پہ کل کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تک ہم پوری دنیا میں اس وقت کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی ویکسین دریافت ہو جائے, اس کے اوپر بھی کوئی پروگرس نہیں ہو رہی. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 12 ماہ سے 18 ماہ لگ سکتے ہیں جب کوئی ویکسین جو ہے وہ کمرشل بنیادوں پر تیار ہو کر مارکیٹ میں آ سکے. ناظرین, پاکستان کے جو لوگ, جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارے سامنے ایک آ رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, نہ صرف لوگ پاکستان کے اندر جو ہے اسے متاثر ہو رہے ہیں, ان کے جو روزگار ہیں بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں. ایک اور بہت بڑا چیلنج جو کھل کر سامنے آ رہا ہے وہ ہے وہ پاکستانی جو ملک سے باہر کام کر رہے ہیں اور وہ بے روزگار ہو رہے ہیں, خاص طور کے اوپر جو لوگ مڈل ایسٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. کامران صاحب, کل جب آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب ٹیلی تھون کانفرنس بھی کر رہے تھے تو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی پاکستانی ہیں, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے, لیکن میرا خیال صورتحال تھوڑی سی اس دفعہ بالکل اس کے برعکس ہو گئی ہے. شاید جو اب ان کو ضرورت ہے مدد کی, اور دو بنیادی وجوہات ہیں اس وقت جس کی وجہ سے یہ پاکستانی جو ہے وہ تکلیف میں آ گئے ہیں. ایک تو جو اوورال جو ایک گریٹ لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے دنیا کا تقریباً ہر ملک جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور دوسری صورتحال جو تیل کی جو قیمتیں تھیں وہ اتنی تیز رفتاری سے نیچے گئیں کہ یہ جو ممالک جن کی آمدن کا, خاص طور پر سعودی عرب جہاں پہ پاکستانی جو ہے بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد متحدہ عرب امارات, ان دو ممالک کے اندر تیسرا قطر, ان میں پاکستانی بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی کاٹوں اور وضاحت بھی بہت ضروری ہے. آپ نے تیل کی قیمتوں کی کمی کی بات کی, تو شاید ہمارے ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ایک مس پرسیپشن بھی ہے, ایک متھ بھی ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اگر کمی واقع ہو رہی ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا. ضرور فائدہ پہنچتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہم کوئی 14-15 بلین ڈالر کا سالانہ ہمارا جو تیل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, تو اس کی مد میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 بلین ڈالر کی ہمیں سیونگ ہوگی. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو ممالک یہ تیل پیدا کرتے ہیں, اگر وہاں کی معیشت بیٹھے گی تو وہاں پر جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی کام کرتے ہیں وہ بے روزگار ہوں گے, اور اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. تو اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے. بالکل کامران, یہ جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ ہے IMF کی, اس کے مطابق جو جنوری سے لے کر اب تک جو تیل کی قیمتوں میں کوئی 65% کمی ہو چکی ہے. اور ابھی اوور آل اگر آپ دیکھیں اس وقت جو تیل کی قیمتیں جنوری میں تھیں اور اب جو تھیں اس میں کوئی $40 فی بیرل کمی آ چکی ہے. اور آگے جو IMF کی اس کے حوالے سے فور کاسٹ ہے ناظرین, اس کے مطابق یہ جو ہماری 2019 میں تیل کی قیمتیں تھیں وہ جو سچویشن ہے وہ شاید اب اگلے 2 سال میں بھی اس وہاں پر وہ تیل کی قیمتیں نہ جائیں, اور 2023 میں بھی جو تیل کی قیمت کا فور کاسٹ ہے وہ کوئی $45 فی بیرل سے کم ہی ہے. اب اس کے ناظرین بڑے سیریس اثرات ہوتے ہیں. پاکستان جیسا ملک اس کو 2 وجوہات سے اس کا نقصان ہو رہا ہے. نمبر 1, یہ جو وہاں سے ترسیلات زر آتی ہیں, ہمارے لاکھوں پاکستانی جو اس ملک سے باہر ہیں وہ ہر سال 22 ارب اور 60 کروڑ ڈالر کے قریب وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. اس سے نہ صرف ان کے جو خاندان ہیں ان کو روزگار ملتا ہے, اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان کو یہ پیسے کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے, اگر یہ ترسیلات زر جو ہے وہ پاکستان نہ آئیں تو پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ اہمیت ہے. لیکن چونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی, اس کے جو اثرات ہیں ان ممالک کے اوپر ہے. IMF کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کا خطہ ہے اس میں اس سال جو ہے -2.9% گروتھ ہوگی, اور جو صرف سعودی عرب کے اندر -2.3% گروتھ ہوگی. تو کامران صاحب یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے سعودی عرب کے اندر تو پاکستانیز کس حد تک افیکٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی جو اپنی اکانومیز اب اتنا بڑا ہٹ لے رہی ہیں کہ اب ان کے لیے یہ ساری چیزوں کو سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف خدا نہ خواستہ یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں اگر $5.5 ارب کم ہوتے ہیں, دوسری طرف میں رزاق داؤد صاحب کا بھی بیان پڑھ رہا تھا کہ جو پاکستان کی برآمدات ہیں
वो भी कोई 3 से 4 अरब डॉलर इस फिस्कल ईयर में कम होने का खदशा है। तो अगर आप दोनों को मिला के देखें तो 7-8 बिलियन डॉलर, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा IMF के पास जाता ही इसलिए कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं होते, और दो जो की जो एलिमेंट्स हैं जहां से हमें डॉलर्स आते हैं, एक ये जो तरसीलात ज़र हैं और दूसरा आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, अब दोनों में जब कमी वाक़ई होगी तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे लिए कितने मसाइल बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बात करेंगे कि इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, खास करके जो गल्फ में है, वहां पे क्या पोजीशन है, क्या वहां पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे जो असरात आ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, और वो जो पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं वो किस तरह उस असरअंदाज हो रहे हैं, जो तेल की कीमतों में कमी आ रही है और उसके साथ साथ जो ग्रेट लॉकडाउन हो रहा है। नाज़रीन, इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र पिछले साल 22 अरब और 60 करोड़ डॉलर थी, वो कम होकर तकरीबन 17 अरब डॉलर हो जाएंगी। ये तकरीबन 5.5 अरब डॉलर बनता है, और अगर कामरान साहब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं रुपए के अंदर, 880 अरब रुपए का इस साल पाकिस्तान को नुकसान होने का अंदेशा है, सिर्फ इस वक्त जो ओवरऑल एक सूरत हाल बन रही है मिडिल ईस्ट के खत्ते के अंदर। और जो 880 अरब रुपए कह रहे हैं कि ये जो आम जो खानदान है जिनके पास सालाना ये पैसा आता है, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 880 अरब रुपए से अगर ये पाकिस्तानी खानदान महरूम होंगे तो ऑलरेडी पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से मईशत मुश्किलात का शिकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या सिचुएशन होगी। इसी तरह से ज़ाहिर है कि अभी जो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, अगर आप देखें, क्योंकि खलीजी ममालिक पर ही ज़्यादा फोकस है हमारा, वहीं पे हमारी मैन पावर ज़्यादा है। जो आदाद शुमार है इस वक्त, सरकारी आदाद शुमार भी अगर आप देखें तो 21 मार्च से 15 अप्रैल के दरमियान तकरीबन 3,337 मुसाफिर जो हैं वो खलीजी ममालिक से वापस आए हैं। इसी तरह से कहा जा रहा है कि 20 से 28 अप्रैल तक मजीद 5,280 अफराद पाकिस्तान पहुंचेंगे, और 28 अप्रैल तक जो कुल मुसाफिरों की तादाद है वो 8,617 हो जाएगी। जो और भी इतलात आ रही हैं कि 19 अप्रैल तक 40,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने दुबई में जो हमारा मिशन है उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुबई से वापस आना चाहते हैं। इसके अंदर अभी एक वजाहत नहीं है कि क्या जो 40,000 लोग हैं क्या इनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया है या ये कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही वापस आना चाहते हैं। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी साहब जो ओवरसीज की मिनिस्ट्री को देखते हैं, उनके मुताबिक कोई 1,000 जो पाकिस्तानी हैं वो कतर में उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है, और इस सिलसिले में वो ये कह रहे हैं कि कतरी हुकाम से वो राब्ते में है कि कोई पाकिस्तान को इस हवाले से रिलीफ दें। तो ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि अभी तो क्राइसिस शुरू हुआ है। क्योंकि मेरे भी बहुत से जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनका कहना है कि एक दफ़ा जब फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल रिज्यूम होगा तो फिर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान वापस आएंगे। तो क्या पाकिस्तान हुकूमत के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि इन ओवरसीज पाकिस्तानी को जो साल साल से पाकिस्तान की खिदमत करते रहे हैं, ज़ाहिर बाहर से जो ज़रे मुबादला भेजते रहे हैं, कि उनकी भी मदद करें? कोई ऐसा प्लान आपकी नज़र से गुजरा है अभी तक? कामरान साहब, यही इसमें सबसे बड़ा मसला है, और वो ये है कि जब ये लोग पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, अभी तक जो हुकूमत की जो इनके लिए सपोर्ट है वो इस हद तक महदूद है कि इनको पाकिस्तान वापस लाने की वो जितनी भी वो एक इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जब वो वापस आ जाएंगे तो हुकूमत का जो पैकेज है, प्राइम मिनिस्टर साहब का, PM साहब तो कहते हैं मेरा 1250 अरब रुपए का पैकेज है, IMF कहता है कि 500 अरब रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए अभी तक हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं रखा। इसमें जो एक और प्रॉब्लम आ सकता है, अभी जो BISP के जरिए भी पैसा दिया जा रहा है और जो डेली वेजेस हैं, जिसके बारे में अभी हम प्रोग्राम के आखिर में बात भी करेंगे कि उन लोगों तक पैसा कैसे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसकी जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, कि अगर हुकूमत से आपने इमदाद लेनी है तो अगर आपके पास पासपोर्ट है या आपने मुल्क से बाहर ट्रैवल किया हुआ है तो आप उस अमदाद के हकदार नहीं हैं। तो इन लोगों को तो हुकूमत ने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर तो शायद इन लोगों को अभी फौरी को 1-1.5 माह के लिए जरूरत ना पड़े जब वो पाकिस्तान वापस है। एक आम ख्याल किया जाता है कि जो भी बंदा बाहर से वापस आ रहा है उसके पास कुछ शायद सेविंग्स होती हैं, लेकिन कामरान साहब इसमें मसला ये है कि ये लोग जो है वहां पे पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान बेरोजगार बैठे हुए हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जहां पे इनकी कंपनीज ने इनको फारिग किया बगैर किसी किस्म की इमदाद देने के।
تو اگر ان کی سیلریز ان کو نہیں مل رہی, جو انہوں نے سیونگز تھی وہ انہوں نے یوٹیلائز کر لی ہیں, اور جب پاکستان واپس آتے ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی ان کو کوئی امداد نہیں ملتی, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ میں آپ سے یہی کہنے لگا تھا, یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا کہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں کیا ان کے پاس اتنی جمع پونجی ہے کہ کچھ ماہ گزار سکیں, کیونکہ کچھ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی گلف ممالک میں کہ جو پاکستانی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کئی ماہ سے ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا کام نہیں ہے, کانٹریکٹرز کو حکومتوں کی طرف سے پیسے نہیں مل رہے, اور کانٹریکٹرز کہتے ہیں کہ جب مجھے پیسے نہیں مل رہے تو میں آپ کو تنخواہیں کیسے دوں. تو امکان یہی ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے شاید اس کے پاس اس کی جیب بالکل خالی ہو جب پاکستان واپس آئے. اس کے لیے ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے تھے کہ یہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے, جب بھی کوئی پاکستانی باہر نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو فی کس یہ 2,000 روپے ان سے لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کوئی 4-5 سال کے فگرز نکالے تھے, تو یہ کافی اربوں روپے بنتے تھے. تو یہ وقت ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کو انوالو کرے کہ ان پاکستانیوں کو پے بیک کریں, جس طرح سے احساس پروگرام کے تحت 3 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. او پی ایف کو کہیں کہ جی ان لوگوں کی آپ مدد کریں. اس میں بات آپ کی ٹھیک ہے, ان کی مدد کی ضرورت ہے. کل بلکہ اسی ہفتے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے, اس کی طرف سے بھی حکومت کو یہ سفارش کی ہے کہ ان لوگوں کو جو سالہ سال سے حکومت پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں, اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرتے رہے ہیں, فارن ایکسچینج جو ریزروز پاکستان کے اس میں بہت بڑی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ان لوگوں کی ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھی حکومت کو کسی پیکج کا اعلان کرنا چاہیے. میرا خیال ابھی تک حکومت کی طرف سے اس چیز کو کوئی سیریس نہیں لیا گیا. ناظرین, اس حوالے سے ہم بات کریں گے وزارت خزانہ کی جو ترجمان ہے عائشہ فاروقی صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بریک کے بعد. یہاں سے ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے اوپر فردر ڈسکشن جاری رکھیں گے. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس وقت مشکلات سے دوچار ہے, اور اگر ہم بات کریں جو گلف کنٹریز ہیں, ظاہر ہے جس طریقے سے تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں نیچے جا رہی ہیں تو ان کی معیشت کو بھی سخت خطرہ ہے. پاکستان کے لیے یہ خبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانیز ہیں یہ گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں, اور اگر آپ تصور کریں کہ وہاں کی معیشت بیٹھے گی تو ظاہر ہے کہ جو پاکستانی وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. وہ اگر بے روزگار ہوں گے تو جو فارن ریمیٹنس جو بھیجتے ہیں بلینز آف ڈالرز سالانہ ہمیں, تو اس میں کمی واقع ہوگی. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے, خاص کر کے دفتر خارجہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عائشہ فاروقی صاحبہ, یہ ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کیا آپ کے پاس کہ کتنے جو اس وقت ظاہر ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تو ویسے باہر وزٹ پہ گئے ہوئے تھے, ایک دوسری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں, شاید ان کی نوکری رہی نہیں یا وہاں پہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو اپ ڈیٹ ہے کیا کہ کتنے لوگ ابھی تک واپس آ چکے ہیں اور کتنے واپس آنا چاہتے ہیں؟ جی شکریہ کامران. ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی, ہمارے ہم وطن جو مختلف ملکوں میں اس وقت ہیں اور واپس آنا چاہ رہے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے. اگر آپ گلف کی 3 میجر ممالک کا ذکر کریں جن میں یو اے ای, سعودی عربیہ اور قطر, یہ جو میرے لحاظ سے لارجسٹ کنسنٹریشنز ہیں ہماری کمیونٹی کے, کئی ہزار کی تعداد ہیں اس وقت. اگر ہم سعودی عربیہ سے شروع کریں تو فروری کے آخر میں, مارچ کے اوائل میں سب سے بڑا جو تھا وہ عمرہ زائرین کی واپسی کا ایک آپریشن شروع ہوا تھا. تقریباً 30,000 زائرین اس وقت سعودی عربیہ سے واپس آئے تھے. ابھی بھی وہاں پہ تقریباً 10,000 ایسے ہیں جو واپس آنے کے خواہش مند ہیں, جن میں کچھ جو ہیں عمرہ کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور انہیں یا تو پیڈ لیو یا ان پیڈ لیو پہ ہیں کئی مہینوں کے لیے, اور اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح قطر میں تقریباً 6,000 سے زیادہ اس وقت پاکستانی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے ایمبیسی کے ساتھ. قطر سے تقریباً 300 واپس آ چکے ہیں اور آئندہ بھی ریپیٹریشن کا جو ایک پلان ترتیب دیا گیا ہے اس میں وہاں کے لیے بھی فلائٹس ہیں. تیسری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہے وہ یو اے ای کی ہے, دبئی اور ابو ظہبی. وہاں پہ نمبرز بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ. اگر میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن آپ کو دوں تو تقریباً 13,000 ایسے ہوں گے
जिन की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं. 12,000 से ज़्यादा, these are approximate figures of course, जो जिनके विजिट वीज़ा पे गए हुए थे और उनके वीज़ा अब एक्सपायर हो रहे हैं और अब वो वापस आना चाह रहे हैं और फ्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं. तकरीबन 17-18 हज़ार और हैं जो किसी इमरजेंसी के लिए या किसी मेडिकल रीज़न के लिए गए हुए थे और अब वापस आ रहे हैं. सो इट्स अ नंबर क्लोज टू 50,000 इन UAE अलोन. मैम इसमें ये बताइएगा आप कि चूंकि हमारे सऊदी हुक्मरानों के साथ भी और यूएई के जो हुक्मरानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस बात के ऊपर जिक्र किया गया, उनसे कोई किसी किस्म की रिलीफ मांगी गई कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं उनको वक्ती तौर पर वहाँ पे रोक लिया जाए, बेशक उनकी जो 50% सैलरीज हैं वो उनको पे की जाए या उनके ना भी उनको कुछ पे किया जाए. जब वापस आएंगे और फिर जब ये दोबारा काम शुरू होगा तो जब वो वापस जाएंगे तो उसकी भी एक कॉस्ट होगी, आने और जाने की कॉस्ट भी बचेगी और ये पाकिस्तानी वहाँ पे रुक भी जाएंगे. हुकूमत की तरफ से क्या किया गया? जी, जैसे आपके इल्म में भी होगा कि SAPM जुल्फी बुखारी साहब ने UAE हुकूमत से भी सऊदी हुकूमत से भी बात की है हालिया दिनों में. हमारी कोशिश यही है, सबसे पहले जो वो जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं और वो फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी एक्सटेंशन वीज़ा के लिए मुकामी हुकूमतों के साथ इन तमाम गल्फ़ ममालिक में हमारे सफारत खानों ने ये एक कोशिश की है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी हुई है, लोगों के वीज़ाज एक्सटेंड हुए हैं. दूसरी ये कि जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं उनके वापसी का एक तो रिपैट्रिएशन का भी है और फिर ये कि जब ये पेंडेमिक ख़त्म हो तो फिर उनका दोबारा से नौकरी का एक सिलसिला बने, इसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं. जैसे आपके इल्म में है कि ये किसी एक दो मुल्क का मसला नहीं है, इसको हम कह रहे हैं दिस इज़ अ क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी. तो हर मुल्क अपनी एक जो है एक चैलेंज का सामना है उसको और वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बरूए कार ला के वो अपने अपने मसाइल हल कर रहे हैं. इसी सवाल को आगे लेकर के, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ज़ाहिर है कि हम हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी डेट रिलीफ की बात कर रहे हैं, G20 ने कुछ अनाउंस भी किया, क्योंकि जो फिगर्स हैं ना बड़े एस्टॉनिशिंग हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक का भी है कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तान फॉरेन रेमिटेंसेस थे उनमें कोई $5.5 बिलियन कमी का खदशा है. अब ये बहुत बड़ा नंबर है, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बजाय हम अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे ये कहें कि आप हमें मज़ीद कर्जा दें या मज़ीद कोई और रिलीफ दें, अगर वो हमें ये फेवर दे दें कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो पाकिस्तानीज वहाँ पे काम करते हैं आप उन्हीं को रिटेन कर लें, तो कम से कम ये जो $5.5 बिलियन का जो एक नुकसान हमें होने वाला है वो शायद ना हो. तो इन लाइंस पे क्या गवर्नमेंट सोच रही है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना जो पर्सनल क्लाउड है, कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद फ़ोन उठाएं करें MBS को और UAE के लीडर्स को भी और कतर को भी कि कुछ इस तरह की काम करें, कोई ऐसी मूव है? जैसे आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अपील जो थी डेट रिलीफ के लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस UN के हवाले से जो उन्होंने की थी उसकी एक ग्लोबल रेजोनेंस हुई थी और उसके बाद कई इदारों की तरफ से एट द हाईएस्ट लेवल इस बात की तायीद की गई थी और इसको आगे लेकर गए थे. G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स सेंट्रल बैंक ने भी एक इस बात को आगे बढ़ाया है. तो एक ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के लिए कि इसको आगे लाया जाए. डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा इमेज है और क्लाउड है और उनकी बात सुनी जाती है मुख्तलिफ ममालिक में. देयर आर सेवरल ऑप्शंस दैट द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग and this can be one of them also. Finance Ministry, Economic Affairs Ministry, they're taking a very comprehensive look at all these options and opportunities that are now here कि इनको पाकिस्तान के हवाले से कैसे आगे लेकर जाए और बातचीत चल रही है. इसमें अभी एक जो सूरत हाल पैदा हो रही है गल्फ ममालिक में, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक वहाँ पे एक रिजेंटमेंट आया और उसकी वजह यह कि जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसको पहली दफ़ा गल्फ के अंदर से एक आवाज़ आई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया में सूरत हाल ख़राब है, गल्फ कंट्रीज़ में भी ख़राब है, तो कुछ आप ऐसा उनके साथ टेकअप कर सकते हैं कि पाकिस्तानीज़ को उनको रिटेंशन में प्रेफरेंस दी जाए. अगर वहाँ पर कुछ ले ऑफ्स होने हैं तो बाकी ममालिक जो खित्ते के हैं उनकी तरफ देखा जा सकता है बजाय के पाकिस्तान की तरफ देखने की. जी, आपने बिल्कुल सही कहा शहबाज कि ये शायद एक बहुत अरसे के बाद ये एक ऐसी एक फ़ज़ा उठी है जिसमें भारत का अपना कसूर है. जिस किस्म का हिंदुत्व इंस्पायर्ड हुकूमत इस वक्त भारत पे काबिज़ है और जिस किस्म की पॉलिसीज़ अब वो लेकर आ रहे हैं सामने, सो देयर इज़
ऑफिशियल कॉम्प्लिसिटी इन द राइजिंग इस्लामोफोबिया जो आज आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि अजान बंद कर रहे हैं दिल्ली में, हॉस्पिटल्स मुसलमानों को इलाज नहीं करने की सहूलत दे रहे, मतलब देयर इज़ नेकेड इस्लामोफोबिया नाउ। और ये गल्फ कंट्रीज़ में भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। आपने OIC सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट भी देखी होगी, सेक्रेटरी पॉम्पियो की भी स्टेटमेंट आई है इस हवाले से। सो ये एक जो है ना बात अब सबके सामने आया हो रही है। whether this is definitely it we will have to see कि ये बात आगे और कितनी जाती है, और फिर हमारे जो लोग हैं जिनको मौके मिलने चाहिए वहाँ पे। इस वक्त हम एक ऐसे चैलेंज की सूरत हाल है जिसकी वो कहते हैं ना एंड इन साइट इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, उसके बाद ही जब सूरत हाल ज़रा क्लियर होगी तो जो आइंदा के लाए अमल है उसका तायुन बेहतर हो सकेगा। जो है वो ज़ाहिर है कि इवॉल्व हो रही है जी। हमारी अपनी असेसमेंट क्या है? ज़रा अभी हमने तो अपने कंटीजेंसी प्लान्स भी बनाने हैं ना। आपने कहा कि 50,000 लोग तो जो कुछ आ गए हैं, कुछ आना चाहते हैं। हमारी अपनी कोई असेसमेंट है कि इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये प्रोलॉन्ग करता है कोरोना वायरस वाला, तो शायद कितने लोग इससे जो पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, खास करके गल्फ कंट्रीज़ में, वो मुतासर हो सकते हैं? हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस कोई इस पे काम कर रहे हैं क्या? जी, इस पे काम हो रहा है। जैसे आपने कहा ये बहुत ही एक फ्लूइड सिचुएशन है और इवॉल्व कर रही है। बिल्कुल हमारे तमाम सफारत खाने इस वक्त जो है ना, हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी 2 है। पहली रिपैट्रिएशन अकॉर्डिंग टू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो तमाम स्टेक होल्डर्स NDMA, NIH, सिविल एविएशन, PIA मिलकर बना रहे हैं, ताकि एक फेज वाइज रिपैट्रिएशन किया जा सके, नॉट जस्ट फ्रॉम गल्फ बट फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में वगैरह। उसके अलावा दूसरी जो प्रायोरिटी है वो हमारी कम्युनिटी की रिलीफ असिस्टेंस, और रिलीफ असिस्टेंस के हवाले से तमाम सफारत खानों को एक ये ताकीद की गई है कि जहाँ जहाँ स्पेशली उन मुल्कों में जहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग पसमानदा हैं, जहाँ उनको ज़रूरत है, उनको फूड रेशंस, एसेंशियल सप्लाईज उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है जहाँ मुमकिन है। अच्छा साहब, इसमें एक जो चीज़ अभी हुकूमत पे किसी लेवल पे भी ये डिस्कशन में है कि जब ये पाकिस्तानी वापस आ जाएंगे तो उनको किसी तरीके की इमदाद दी जा सके। जी, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन ऑफिस का जो एम्बिट है उसके अंदर ये कैलकुलेशन और ये जो एक स्टडी है वो तो हो रही है। आगे का लाए अमल वंस जब ये वापस आएंगे पाकिस्तान, इनका क्या होगा वो हमारे दूसरे जो तमाम मिनिस्ट्रीज हैं। इससे पहले कि आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर जाएं कामरान साहब, एक इशू जो डेट रिलीफ वाला है, अभी तक जो IMF की कंट्री हेड है उनकी तरफ से बयान आया था कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कोई G20 ममालिक को डेट रिलीफ के लिए दरख्वास्त नहीं दी। तो आप काइंडली बता सकती हैं हमें कि कब तक पाकिस्तान का प्लान है बाकायदा तौर पर वो अप्लाई करे डेट रिलीफ के लिए इंडिविजुअल कंट्रीज को? जी, ये जो है ये इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये उनके जो कल भी खुसरो बख्तियार साहब एक जो लॉन्च था, वर्चुअल लॉन्च पाकिस्तान प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस का, उसके हवाले से जब आए और उन्होंने बात की जिसमें DG WHO भी शामिल थे और वर्ल्ड बैंक और ADB के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी, और इसको फिर इंडिविजुअल G20 मेंबर स्टेट्स के साथ बायलैटरली टेक अप किया जाएगा कि पाकिस्तान को। इसकी कोई डेडलाइन कब तक हम ये करना चाहते हैं? नहीं, इसकी कोई ऐसी डेडलाइन तो नहीं है। दिस इज एज आई सेड, मैंने पहले भी कहा है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, एक विंडो खुली है जिसको अब ये हमारे ऊपर है कि टेक्निकल मसले हैं, नंबर क्रंचिंग की ज़रूरत है, देखना होगा कितना है और कहाँ से है, किस मुल्क के साथ किस हद तक आप जा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन करके फिर एक और इशू ज़ाहिर है, आज भी DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, मसलन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ISI के हेडक्वार्टर गए, आर्मी चीफ भी उनके साथ थे, उनको ब्रीफिंग दी गई, और आज DG ISPR ने भी जिक्र किया कि किस तरीके से कोरोना वायरस के बावजूद जो LOC पे वायलेशंस हैं भारत की तरफ से वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसा शायद लग रहा है, क्या कोई पाकिस्तान के पास ऐसी इंटेलिजेंस है कि भारत कोरोना वायरस के बावजूद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है? क्योंकि आज आर्मी चीफ ने ये भी कहा कमांडर्स को कि आप अलर्ट रहें बॉर्डर पे। कुछ ऐसी चीज़ है ऑफिशियल लेवल पे? क्या है?
एक पैटर्न हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, आज से नहीं, कुछ हालिया महीनों और सालों से एक पैटर्न डेवलप हो गया है कि जब भी हिंदुस्तान में अपने डोमेस्टिक हालात ख़राब होने लगते हैं, LOC पे फायरिंग, सीज़ फायर वायलेशंस की तादाद बहुत बढ़ जाती है। और अभी भी आप देखिए, साल का चौथा महीना चल रहा है, देयर आर ओवर ऑलमोस्ट 750 से ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशंस हो चुकी हैं सिर्फ 3.5 महीनों में। कई शहादतें हो चुकी हैं इनोसेंट सिविलियंस की, और उनका तरीक़ाकार ये है कि हमारे सिविलियन और हमारे जो आबादी वाले इलाके हैं उनको टारगेट किया जाता है ताकि मैक्सिमम नुकसान मेरा हो। जो सवाल था कि क्या हमारे पास कोई इस तरह की इंटेलिजेंस है कि जो इतनी हमें इधर मूवमेंट नजर आ रही है कि भारत कोई बालाकोट जैसी या कुछ इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है अपनी जो इस वक्त डोमेस्टिक उनकी सिचुएशन है उससे तवज्जो हटाने के लिए? एज आई सेड कि ये एक पैटर्न है, और चूंकि ये एक पैटर्न है तो इसलिए अफवाज पाकिस्तान और तमाम हुकूमत अलर्ट हमेशा रहती है कि ये पैटर्न जो है ये पिछली जिस तरह हुआ है उस तरफ ना चला जाए मामला, इसलिए अलर्ट रहना हमारी जिम्मेदारी भी है और अफवाज पाकिस्तान भरपूर उसके लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आयशा फारूकी साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और आपका हुकूमत का हमें फीडबैक है। इसमें हम आपके ज़रिए भी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, और ये ना सिर्फ हमारी ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अपील है कि जो पाकिस्तानी बाहर से वापस आ रहे हैं उनका ख्याल किया जाए। एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हुकूमत की इमदाद के लिए कि उसके जो पासपोर्ट होल्डर होगा उसको हुकूमत की इमदाद नहीं मिलेगी, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है, उसको रिलैक्स किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी होंगे जिनके पास शायद अब से 1 या 2 माह के बाद राशन ना हो। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन हम यहीं से जारी रखेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर खुश आमदेद। कोरोना वायरस की वजह से जाहिर है जो मजदूर तबका है, डेली वेज वर्कर्स हैं, वो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत ने एक पैकेज का ऐलान तो किया था, और लेकिन इस पैकेज में ये वाजे नहीं था कि ये जो डेली वेज वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, इनको कैसे पैसे दिए जाएंगे। 2 रोज पहले ECC ने 75 अरब रुपए अप्रूव किए हैं कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको ये पैसे दिए जाएं। सवाल अब ये है कि इन दिहाड़ीदारों तक पहुंचा कैसे जाए, मैकेनिज्म क्या होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शहबाज साहब, इस हवाले से क्या हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को आता है, 23 मार्च को हम लॉकडाउन करते हैं और 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक हम सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, किया कुछ नहीं है कि ये दिहाड़ीदार तबका है इनको पैसे देने कैसे हैं। क्या कोई मैकेनिज्म है, कब ये इंप्लीमेंट? कामरान साहब, आपकी लगता है ये एक हैबिट बन गई हुकूमत को क्रिटिसाइज करने की? आप कंसिस्टेंसी देखें, जनवरी में पूरी दुनिया बंद हो जाती है, 26 फरवरी हम जाके हमारा पहला केस जब रिपोर्ट होता है तो 25 मार्च को प्राइम मिनिस्टर पैकेज अनाउंस करते हैं 1 महीने बाद, और फिर लेकिन वो ये कहते हैं कि सुनिए तो 15 जनवरी से तैयारी कर रहे थे, 15 जनवरी से तैयारी कर रहे थे ना, और सरदार साहब कोरोना वायरस से पहले ही तैयारी कर रहे थे। तो 25 मार्च को पैकेज अनाउंस होता है और 22 अप्रैल को ECC जाके बताती है कि ये जो 200 अरब मजदूरों के लिए रखा गया था उसमें से 75 अरब हम मंजूर कर रहे हैं कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12,000 रुपए फी पर्सन, उनको वन ऑफ पेमेंट होगी, ये हर महीने नहीं होगी। और इसका जो तरीकेकार उन्होंने तय किया है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको अब एहसास प्रोग्राम कहा जाता है, उसके जरिए ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कामरान साहब, इसमें मसला ये है कि आपको पता तकरीबन अब 1.5 माह हो गया है, पाकिस्तान तकरीबन मुकम्मल तौर पर तो नहीं, अगर तो पार्शली तो लॉकडाउन है। आज इमरान खान साहब ने भी एक्सटेंड कर दिया 2 हफ्ते के लिए फर्दर। तो 1.5 माह से इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। अगर किसी के पास छोटी मोटी अगर कुछ सेविंग है तो वो भी खत्म हो गई है। अब इन लोगों को पैसा दिया जाएगा BISP के प्रोग्राम के जरिए, और ये कैटेगरी 4 में फॉल करते हैं। अभी तक जो BISP पहुंचा है लोगों तक, कैटेगरी 1 को मुकम्मल 46 लाख अफराद को दिए जा चुके हैं पैसे, और कैटेगरी 2 के ऊपर जो अमल दरामद शुरू हुआ है वो 16 अप्रैल से हुआ है। अब उसमें पता नहीं कितना वक्त लगता है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो है वो, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख सब मुकम्मल लोग जो हैं इसमें शामिल, उनको दिया जाएगा। तो जब उनको दिया जाएगा, क्या फिर ये कैटेगरी 4 के लोगों को दिया जाएगा या उसके साइमल्टेनियसली ये दिया जाएगा? इस पर क्लैरिटी नहीं। इसमें नुकसान ये हो रहा है, अब खदशा ये है कि रमज़ान शुरू हो चुका है कल से मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में आज से स्टार्ट बहुत सारे ममालिक में शुरू हो चुका है, ठीक है। इन लोगों के पास रमज़ान में क्या इनके पास खाने के लिए कुछ है? क्या आगे ईद आ रही है तो ईद से पहले इन लोगों को पैसा मिल जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से भी रब्ता करने की कोशिश की, जुल्फी बुखारी साहब से, हमाद अजहर साहब से, उनके स्टाफ से भी रब्ता करने की कोशिश की कि ये जो लोग मजदूर है जिनका आपने अनाउंस किया 75
अरब रुपए, 12,000 रुपए सिर्फ उनको मिलेगा। उनको कब पैसा मिलेगा, कोई तारीख है? तो हमें कोई तारीख नहीं और बताई इससे मुझे एक बात मैं यही सोच रहा था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहले दिन से जो लॉकडाउन के हवाले से वो रिलक्टेंट थे कि जी उनको ख्याल था कि ये जो मजदूर तबका है ये मुतासर ना हो, भूख से ना मर जाए। और अगर 2 महीने गुजरने के बाद और लॉकडाउन को हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक इन लोगों को अगर पैसा नहीं मिला, तो मैं तो यही सोच रहा हूं कि बेहतर यही था कि फिर आप एक इफेक्टिव लॉकडाउन ही कर लेते। तो कम अज कम हो सकता है कि जो केसेस की तादाद, जो हुकूमत तो बाजार कह रही है कि प्रोजेक्शन से कम है, शायद इससे भी बेहतर सूरत हाल होती। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इन लोगों की मदद करनी है तो ये विद इन डेज करनी होगी। रमजान भी है और आगे फिर ईद उल फितर भी आनी है। जो मैकेनिज्म आप बता रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये बकरा ईद तक शायद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए भी 50 अरब रुपए अनाउंस हुआ था, उसमें अभी तक सिर्फ 10 अरब रिलीज हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अपने एमएनएस जो है उन्होंने इस पे एतराज लगा दिया। कराची के एमएनएस ने, फैसलाबाद के एमएनएस ने, लाहौर के एमएनएस ने, कि वो पैसा जो है उसमें खुर्द हो रही है। तो इसके ऊपर भी नोटिस लेने की जरूरत हुकूमत पे तनकीद क्यों करते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।